गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए यूनिट 5 समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। After completion of this session, student will be able to differentiate various types of HVDC transmission system। इसका जो कोर्स आउटकम है दोस्तों वो ये है, ये यूनिट समझने के बाद में आप लोग अलग-अलग किस्म की, अलग-अलग प्रकार की एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को समझ पाओगे, उनके बीच में फ़र्क समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, ईएचवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या है? दोस्तों हमको पता है कि आप जितने हायर वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करते हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहता है। और क्या-क्या बेनिफिट है वो हमको ऑलरेडी पता है। आपके पावर लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं, आपके कंडक्टर का साइज़ रिड्यूस हो जाता है वगैरह-वगैरह। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स की वजह से हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसे कहेंगे? 220 केवी एंड अबोव आर कंसीडर्ड एज़ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। 220 केवी और उससे ज़्यादा को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंसीडर करते हैं। और हमारे इंडिया में वर्किंग जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वो 765 केवी है, जो एसी ट्रांसमिशन है। दो प्रकार के ट्रांसमिशन के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी है, जो 765 केवी इन है हमारे इंडिया में। और डीसी ट्रांसमिशन जो है अवेलेबल वो 800 केवी है। आगरा से आसाम वाली लाइन जो जा रही है वो हमारी डीसी ट्रांसमिशन है। और इसी वोल्टेज में, अल्ट्रा हाई वोल्टेज में, हमारे पास 1200 केवी की लाइन मध्य प्रदेश बीना में है, जो ऑलरेडी टेस्ट हो गई है। तो वो भी हम फ्यूचर में उसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके हमारे काफी इकोनॉमिकल और ऑपरेशनल बेनिफिट है। नेसेसिटी देखिए, क्यों एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमको चाहिए? ट्रांसमिशन इज टू बी इंक्रीज्ड विद जनरेशन कैपेसिटी। जैसे हमको पता है, हम नए जनरेटिंग प्लांट, प्राइवेट पावर प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जनरेशन कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि लोड बढ़ रहा है तो हमको जनरेशन बढ़ाना है। लेकिन जनरेशन बढ़ाने के साथ में हमको ट्रांसमिशन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी उसका रियलाइजेशन दे पाएंगे और हमारा कस्टमर है उसका लोड फुलफिल कर पाएंगे। बल्क पावर ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल विथ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आपका जो बल्क पावर ट्रांसमिशन है वो इकोनॉमिकल कब होता है? जब आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हो तब होता है। डिस्टेंस फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड इज मोर विच नीड्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हमको पता है कि हम काफी दूर तक पावर ट्रांसफर करते हैं, तो इस वजह से हमको क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। Full transmission network is interconnected which demands high voltage transmission और bulk transmission। हमारा पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, मेन में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो पावर सिस्टम है। और ये हमारा इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है, जिस वजह से हमको लोड डिमांड भी हाई रहती है, तो हमको बल्क पावर ट्रांसमिशन करना पड़ता है। तो यह नेसेसिटी है हमारी बल्क पावर ट्रांसमिशन या ईएचवी ट्रांसमिशन की, कह लीजिए। एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन जो होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा, उसका फायदा क्या है वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, P इज इक्वल टू वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल्टा। अभी जो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। वी एस हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है, वी आर हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है, एक्स हमारा रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन नेटवर्क का, और साइन डेल्टा में डेल्टा हमारा एंगल है। तो sending end voltage and receiving end voltage should be high as to make maximum power transfer possible।
देखिए ये इक्वेशन से हमको पता चलता है जितना Vs और Vr सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा है, इतना आप ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो। वेट ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड विथ इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज। हमने जैसा पहले ही बताया कि आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना ज्यादा, उतना आपका जो कंडक्टर का वेट है वो कम होता है। रिड्यूस लॉस, पावर लॉस ज्यादा होता है, कम होता है। आपका जो जितना वोल्टेज आपका ज्यादा सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज आपका जितना ज्यादा, इतना आपका पावर लॉस कम होता है दोस्तों। इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जिसको हम डिफरेंट बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज विथ रेफरेंस टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। इसका मतलब आप ऐसा समझिए, यहाँ से मैं 500 केवी भेज रहा हूँ सेंडिंग एंड से, तो रिसीविंग एंड पे 500 केवी होना चाहिए, तो वो चीज को वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। तो वो इम्प्रूव होता है अगर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं तो, क्योंकि लॉसेस रिड्यूस होता है। हायर एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो कार्य क्षमता है दोस्तों वो बढ़ जाती है, पावर सिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि लॉसेस रिड्यूस हो रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी, हम काफी सारे ऑप्शन हम यूज कर पाते हैं, तो फ्लेक्सिबल नेटवर्क हो जाता है। और इम्प्रूव्ड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, दोस्तों सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपने पढ़ा होगा। जो आपका सर्ज इम्पीडेंस जो होता है जेड सी इज इक्वल टू एल बाई सी होता है, और एस आई एल इज इक्वल टू 3 v² अपॉन जेड सी। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपका मैक्सिमम लोडिंग जितना पावर सिस्टम आपकी ट्रांसमिशन लाइन ले पाएगी उसको कहते हैं। और वो ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये एस आई एल का फॉर्मूला 3 v² अपॉन जेड सी है। तो अगर आप हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिशन करते हो तो आपका SIL का वैल्यू ज्यादा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। इट इंडिकेट्स पर फेज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कितनी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है, वो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से पता चलेगा। LOC आपका पर यूनिट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है दोस्तों। और यहाँ पे इक्वेशन में दिख रहा है कि जैसे हम वोल्टेज ज्यादा लेंगे, आपका वोल्टेज ज्यादा लेंगे, इसी प्रकार आपका सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ज्यादा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैलेंजेस बोल सकते हैं, चैलेंजेस माने EHV में क्या आपको फेस करना पड़ता है, क्या इंप्रूव करना पड़ता है, कितनी केयर लेनी पड़ती है, वो देखते हैं दोस्तों। हायर कोरोना लॉस, ये जो कोरोना है दोस्तों, आपको पता है दो कंडक्टर अगर पैरेलल जाते हैं, दोनों के बीच में पोटेंशियल अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तो पेल वायोलेट कलर का एक लेयर बनता है, और हिसिंग नॉइज के साथ में वो आप देख सकते हो। तो वो आपको वो कंसेप्ट को कोरोना कहेंगे। आप बारिश के सीजन में कभी भी सब स्टेशन चले जाइए तो वहां पे आपको कोरोना ऑब्जर्व होगा। डिस्टर्बेंस इज नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन, अगर पावर सिस्टम हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो कम्युनिकेशन लाइन में कई बार डिस्टर्बेंस आता है। नॉइस, ये नॉइस आपका वो नॉइस नहीं है, लेकिन नॉइस किस प्रकार, हमिंग नॉइस जिसे हम कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर के पास पास से आप निकल जाओ तभी भी आपको हमिंग नॉइस आएगा, कोरोना के लिए नॉइस होता है, तो नॉइस बढ़ता है। साइज ऑफ सपोर्ट एंड एसेसरीज, एसेसरीज है, जैसे आप हाई वोल्टेज पे जाओगे तो एसेसरीज आपकी बढ़ जाएगी। और हायर इंसुलेशन डिमांड है, आपका इंसुलेशन डिमांड थोड़ा हाई हो जाएगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे अगर वर्क करते हैं तो इंसुलेटर के जो क्वालिटी है वो भी अपग्रेड करना पड़ेगा, इंसुलेटर का जो लेवल है, वोल्टेज लेवल है, वो भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। लिमिटेशन, कोरोना में क्या लिमिटेशन है दोस्तों, ये सारे आपके जीटीयू के क्वेश्चन है, इसको ये लोग पूछते हैं तो आपको हर क्वेश्चन को समझना होगा। लिमिटेशंस क्या है EHV की। कोरोना, जैसा मैंने आपको बताया, हाई वोल्टेज पे कोरोना इफेक्ट ऑब्जर्वेबल होता है। स्किन इफेक्ट भी ऑब्जर्वेबल होता है। स्किन इफेक्ट आपको पता है, कंडक्टर की पेरिफेरी में से जो करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से लॉस होता है उसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं।
हैवी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। स्टेबिलिटी आपका जो है वो चैलेंज रहता है। इजी सिस्टम में स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चार्जिंग करंट एंड थर्मल लिमिट ऑफ द कंडक्टर, आपका कंडक्टर का एक लिमिट होता है जिसे हम थर्मल लिमिट कहते हैं, तो वो एक कंसेप्ट रहता है। रिएक्टिव लॉस, जब एसी की हम बात करेंगे तो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर आएंगे दोस्तों। और रिएक्टिव लॉस इज द बिग कंसेप्ट, और एसी पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे हमको रिएक्टिव लॉस कंट्रोल करना एक चैलेंज रहेगा, वो हमारी लिमिटेशन है। फेरेंट इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से सेंडिंग एंड से ज्यादा कई बार रिसीविंग एंड वोल्टेज हो जाता है, जिसे फेरेंट इफेक्ट कहते हैं, जो फिजिबल नहीं है, जो अच्छा नहीं है। लेंथ रिस्ट्रिक्शन, आप अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में एसी में चलोगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। 140 केवी के लिए 60 किलोमीटर पे आपको सब स्टेशन डालना पड़ेगा, 245 केवी के लिए 40 किलोमीटर पे, 400 केवी के लिए 25 केवी पे, तो आपके नंबर ऑफ सब स्टेशन बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इसका लिमिटेशन है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कोरोना, स्किन इफेक्ट, हैवी सपोर्ट, स्टेबिलिटी, चार्जिंग करंट, रिएक्टिव लॉस, फेरेंट इफेक्ट और लेंथ रिस्ट्रिक्शन। अभी हम जो हमारा यूनिट का जो बेसिक है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, तो द लिमिटेशन ऑफ EHV कैन बी कंपेंसेटेड बाय यूजिंग HVDC ट्रांसमिशन। आपका दोस्तों जो भी मैंने सारा लिमिट बताया, स्किन इफेक्ट हो या कोरोना इफेक्ट हो या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो या नंबर ऑफ सब स्टेशन हो, तो ये सारी चीजें आप HVDC से रिड्यूस कर पाते हो। जनरेशन इज एसी बट ट्रांसमिशन इज डीसी। दोस्तों हमारा पता है हमको कि ऑलरेडी हमारे जनरेटिंग प्लांट है वो डीसी है, नए प्लांट लग रहे हैं वो एसी है, जनरेशन हमारा पूरा एसी है, लेकिन हमारा पावर ट्रांसमिशन हम एचवीडीसी में डीसी यूज करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। जो हमारे जो सेमीकंडक्टिंग जो एरा है, जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें जो डेवलपमेंट होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से थायरिस्टर हम एडवांस बना पाए हैं, तो स्विचिंग हमारे लिए इजी रहता है, इस वजह से हम एचवीडीसी यूज कर पाए हैं। तो एचवीडीसी का जो बैकबोन है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही हम एचवीडीसी सक्षमली एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। Special power electronic device is used at both hand and convert AC to DC and vice versa. हमारे दोनों एंड है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, वहां पे हम स्पेशल पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यूज करेंगे, जो हमको एसी से डीसी और डीसी में एसी में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। इट इज मोर इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जनरली अभी क्या हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से डिस्टेंस कम हुए है। यहाँ पे 600 किलोमीटर लिखा है, लेकिन अभी जो इकोनॉमिकल डिस्टेंस है इससे भी कम हो गया है, तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं दोस्तों। एक सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। जनरेटर है, जनरेटर से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा कन्वेंशनल हो गया। यहाँ से आगे आएगा रेक्टिफायर, जो आपका एसी का डीसी में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जाएगी और रिसीविंग एंड के पास में आपका इन्वर्टर होगा, जो आपका डीसी का एसी में कन्वर्ट करेगा। आपका वापिस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहेगा और वहां से लोड रहेगा, वहां से आप एलटी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ से आप दोस्तों देखिए, सिर्फ दो कंपोनेंट अलग है, ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर, जिसको हम कंबाइंडली दोस्तों कन्वर्टर कहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मर को हम लोग टेक्निकली कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो हम लोग जनरेशन एसी करते हैं, एसी का डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर यूज करेंगे, और रिसीविंग एंड पे आपको डीसी नहीं चाहिए, आपको एसी चाहिए, उसी लिए दूसरा कन्वर्टर जिसे हम इन्वर्टर कहेंगे, वो यहाँ पे आपको एसी में कन्वर्ट कर देगा और आपको एसी लोड यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाओगे। तो दोस्तों ये सिंगल लाइन डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। आपको कई बार पूछते हैं एचवीडीसी ट्रांसमिशन का सिंगल लाइन डायग्राम या डायग्राम एक्सप्लेन करो, तो आपको ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों इक्विपमेंट एक डायग्राम का ही पार्ट है। तो डायग्राम का ही पार्ट है इक्विपमेंट, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं।
Terminal substation convert HVAC to HVDC at the sending end, convert HVDC to HVAC। जैसे मैंने आपको बताया सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे हम एसी का डीसी और डीसी का एसी कन्वर्ट करते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट, ये इसका लिमिटेशन रहेगा दोस्तों। ये टर्मिनल इक्विपमेंट बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो ये इसका एक लिमिटेशन रहता है। दूसरा है इलेक्ट्रोड लाइन एंड अर्थ इलेक्ट्रोड। दोस्तों डीसी है तो हम लोग इलेक्ट्रोड मैट बिछाते हैं। मिड पॉइंट ऑफ कन्वर्टर इज अर्थ, अर्थिंग हम मिड पॉइंट जो कन्वर्टर का है उसको अर्थ करते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड इज केप्ट every 5 to 20 किलोमीटर और 5 to 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम सबस्टेशन। आपका जो सबस्टेशन रहता है उससे 20 किलोमीटर तक हम अर्थ इलेक्ट्रोड रखते हैं, क्योंकि उससे दूर रखेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका कोरोजन रिड्यूस हो जाएगा और वाल कंट्रोल और पॉल कंट्रोल में ये हेल्पफुल रहता है। इलेक्ट्रोड लाइन और इलेक्ट्रोड अर्थ, अर्थ इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं। और थर्ड देखते हैं कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों तो जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो हमारा कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप डीसी के साथ काम कर रहे हो तो काफी सारे हार्मोनिक्स के प्रॉब्लम आएंगे और उस हार्मोनिक्स के सामने बैर करने के लिए आपकी जो वाइंडिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो स्पेशल डिजाइन वाइंडिंग रहती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर वो वाल और बस बार के बीच में कनेक्ट करते हैं, स्पेशली डिजाइन टू डील विद डीसी कंपोनेंट, क्योंकि जहां भी डीसी आता है दोस्तों वहां पे हार्मोनिक्स आएंगे। तो हम यहाँ पे स्पेशली डिजाइन कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। 3 सिंगल फेज और 1 3 फेज, हम या 3 यूज कर ले सिंगल फेज के या एक ही 3 फेज का यूज कर पाते हैं। कन्वर्टर वाल्व जो आपका स्विचिंग डिवाइस है वो जनरली हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो स्विचिंग ऑपरेशन में यूजफुल रहते हैं। ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू फॉर स्मूथ ऑपरेशन। आपका जो कन्वर्टर वाल्व का जो स्विचिंग है वो उसके लिए उसके स्विचिंग के लिए हम लोग ऑक्सिलरीज काफी सारी एसेसरीज यूज करते हैं जिससे हम सीमलेस कंट्रोल कर पाए। ये जनरली वाटर कूल्ड होता है दोस्तों और उसका रेटिंग होता है 125 केवी। कन्वर्टर वाल्व का 125 केवी, आप देखते हैं दोस्तों कितना ज्यादा रेटिंग है, 1200 एम्पियर। दूसरा रेटिंग है 150 केवी, 1800 एम्पियर। यानी इसका जो करंट रेटिंग है दोस्तों देखिए आप अबाउट 1000 एम्पियर है, तो ये काफी सक्षम है, काफी एफिशिएंट है। इसको हायर वोल्टेज पे आप डायरेक्टली यूज कर पाते हो। नेक्स्ट है स्मूथिंग रिएक्टर्स। दोस्तों मैंने आपको बताया डीसी है तो वहां पे हार्मोनिक्स वगैरह के प्रॉब्लम आएंगे, तो आपका जो स्मूथिंग रिएक्टर है आपको यहाँ पे स्मूथ करने के लिए जो डीसी को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। और रिएक्टर का मतलब करंट लिमिटर भी होता है, जो इंडक्टर बेसिकली हम लोग कह देते हैं। तो आपका फॉल्ट करंट रिड्यूस होता है। और ये डिस्क टाइप आयरन कोर टाइप विथ एयर गैप विथ एयर कोर रिएक्टर होते हैं। ये स्पेशली डिजाइन रिएक्टर होते हैं जो डिस्क टाइप और आयरन कोर टाइप होते हैं। और इनकी वैल्यू हाई इंडक्टेंस 1 हेनरी अप टू 2000 एम्पियर, इतनी ज्यादा इनकी रेटिंग होती है। हार्मोनिक फिल्टर, तो दोस्तों हम बार बार एक बात कह रहे हैं, हम जहाँ डीसी यूज करेंगे वहां हार्मोनिक्स आएंगे, आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी एसेसरीज हमारी एसी में नहीं आती, यहाँ पे डीसी में हम लोग ये यूज करते हैं। आरएलसी और डिफरेंट कॉम्बिनेशन का हम लोग फिल्टर यूज करते हैं जो लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जो ज्यादा के करंट को वहां पे एब्जॉर्ब कर देगा, वहां पे पास कर देगा। यूज्ड टू सरपास द एसी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस बाय स्विचिंग। स्विचिंग की वजह से जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके लिए पाथ बना देगा। जनरली 11th और 13th हार्मोनिक यूज होते हैं जहाँ पे 12 पल्स हम सिस्टम यूज करते हैं। दोस्तों आगे हम लास्ट में एक डायग्राम देखेंगे, वो डायग्राम में हमने ये बताया है हम 12 पल्स कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से 11th और 13th हार्मोनिक दो प्रोड्यूस होते हैं। n-1 वाला जो फॉर्मूला है आपको वो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम डीसी के लिए थोड़ा कंट्रोल और प्रोटेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। टेप चेंजिंग कंट्रोल यूज करते हैं और फायरिंग एंगल एंड एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल यूज करते हैं, क्योंकि आपको फायरिंग एंगल चेंज करना है तभी आप एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हो। ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन हम करते हैं, तो ये कंट्रोल हो गया दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर प्रोटेक्शन भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये 7 कंपोनेंट हमने
जनरली आपको एक्सप्लेन किया। आपको अगर पूछे कि आप एचवीडीसी सिस्टम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो, आपको सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके सारे कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सिस्टम। दोस्तों हमने एचवीडीसी तो देख लिया, हम इसके टाइप देखते हैं। मोनोपोलर, बायपोलर, होमोपोलर। मोनोपोलर नाम से पता चलता है, वहां पे सिंगल पोल यूज करते हैं। बायपोलर दो पोल यूज करेंगे और होमोपोलर में एक ही पोलैरिटी के दो पोल यूज करेंगे। और बैक टू बैक सिस्टम, जैसे नाम से पता चलता है, वहां पे हम लाइन नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली हम कन्वर्टर बैक टू बैक लगा देंगे। तो डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। मोनोपोलर देखते हैं, एसी नेटवर्क है और दो एसी नेटवर्क को हम कनेक्ट करेंगे। सेंडिंग एंड पे या एक एंड पे आप ले लो एक कन्वर्टर वन और पोल वन ले लो पॉजिटिव पोलैरिटी, और यहाँ पे अर्थ को आप रिटर्न पाथ यूज करोगे। तो आप देखिए यहाँ पे मोनो, इसका मतलब एक ही पोल है पॉजिटिव पोलैरिटी, और नेगेटिव पोलैरिटी के लिए हमने अर्थ का यूज किया है। तो ये जो कन्वर्टर है दोस्तों, ये कन्वर्टर का क्या काम रहेगा, ये एक जगह से अगर यहाँ से एसी आ रहा है तो इसको डीसी कन्वर्ट करेगा और यहाँ से वापस इसको एसी देगा, और रिवर्स वाइस वर्सा। ठीक है, ये कन्वर्टर जो दोस्तों होता है, एक ही कन्वर्टर को हम इन्वर्टर और रेक्टिफायर में यूज कर पाते हैं, ये इसकी ब्यूटी है। तो ये दो हमारे कन्वर्टर है। पोलैरिटी ऑफ द कंडक्टर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जरूरी नहीं यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है, और अर्थ को अब अदर पोलैरिटी कंसिडर करते हैं। बायपोलर देखते हैं दोस्तों, बायपोलर में वहां पे सिंगल था, यहाँ पे डबल रहेगा। आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे चार कन्वर्टर हमारे लगते हैं, एक पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए, दो और नेगेटिव के लिए, सेंडिंग और रिसीविंग एंड के लिए, और यहाँ पे दोनों को मिड पॉइंट अर्थ की जो हमने बात की थी, तो ये हो गया दोस्तों मिड पॉइंट अर्थ। तो आपके यहाँ पे टोटल कन्वर्टर दिखेंगे आपको। और यहाँ पे मोनोपोलर में क्या होता है कि एक ही पोल होता है, एक ही पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर फॉल्ट होता है, तो हम ये सिस्टम को बायपोलर को मोनोपोलर यूज कर पाते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और पोलैरिटी आपकी प्लस और माइनस वी वोल्ट रहती है। तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट का डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए प्लस वी है, ये माइनस वी है, तो 2 वोल्ट का यहाँ पे कंडक्टर में वोल्टेज डिफरेंस रहेगा। तो मोनोपोलर में हमने सिंगल पोल देखा, बायपोलर में यहाँ दो पोल है, और होमोपोलर देखते हैं यहाँ पे मैंने जैसा बताया एक ही पोलैरिटी के दो पोल यूज करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों पॉजिटिव है, और हम यहाँ पे अर्थ को रिटर्न यूज करेंगे। तो ये हो गया टू कंडक्टर विथ सेम पोलैरिटी, होमोपोलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैक टू बैक जैसे नाम से ही पता चलता है दोस्तों, जहाँ पे हम दो अलग फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते हैं। हमको पता है हमारी जो एसी सिस्टम है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, लेकिन कई बार क्या होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हमको अगर कनेक्ट करना है तो हम बैक टू बैक सिस्टम यूज करेंगे। वहाँ पे कन्वर्टर जो पावर ट्रांसफर के लिए एक मीडिया मीडिया यूज करेंगे, और यहाँ पे पूरा डीसी हो जाएगा, लेकिन आपके दोनों एसी सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पावर ट्रांसफर सिंपल रहेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी। क्योंकि इसी में हम पहले से पढ़ते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्म रहना चाहिए, लेकिन अगर बैक टू बैक सिस्टम हमारे पास है तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो एसिंक्रोनस टाइप भी कई बार इसे कहा जाता है। 12 पल्स ब्रिज कन्वर्टर, ये डायग्राम देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पे 12 पल्स कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर है हमारे, और ये 6 पल्स हो गया, ये 6 पल्स हो गया, ये 12 पल्स कन्वर्टर हम यूज करते हैं। और ये प्लस माइनस पोलैरिटी है, तो बाइपोलर में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे दो ब्रिज है, आपको दिख सकता है, यहाँ पे दो ब्रिज दिख रहे हैं, ये अपर ब्रिज है, ये लोअर ब्रिज है, और 6 SCR पर ब्रिज है। एक ब्रिज में 6 SCR 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 6 SCR दिख रहे हैं, और 6 पल्स हुए, इसी वजह से इसको 12 पल्स कहा जाता है। अपर 6 और लोअर 6 12 पल्स ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज कन्वर्टर कह दीजिए। टोटल 12 SCR होते हैं। वन ब्रिज जनरेट्स पॉजिटिव वोल्टेज एंड अदर ब्रिज मिड पॉइंट इज अर्थ एंड नेगेटिव इज जनरेटेड बाय अदर ब्रिज। देखिए ये जो ऊपर का ब्रिज है वो पॉजिटिव जनरेट करेगा, ये मिड पॉइंट अर्थ है आपका, और नीचे का जो ब्रिज है वो आपका नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा। तो ये 12 पल्स कन्वर्टर है। टिपिकल एक बायपोलर सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये डायग्राम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
मान लीजिए 2 नेटवर्क है, तो जैसे इनिशियल पे कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, ये एक क्रॉस है, ये क्रॉस जो आपको दिख रहा है ये आपका सर्किट ब्रेकर है दोस्तों। आपको अगर आगे जाके स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर के बाद में यहाँ पे आपका कन्वर्टर ट्रांसफार्मर आया, ये आया आपका कन्वर्टर 1। फिल्टर आएँगे क्योंकि आपको फिल्टर की ज़रूरत रहेगी क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ रहेगा। और ये आपके रिएक्टर आ गए और वापस यहाँ पे आपका कन्वर्टर आ गए और ये मिड पॉइंट अर्थ के लिए स्विचेस दी हुई हैं और सेम उसका कंस्ट्रक्शन है सेकंड साइड। तो आप टिपिकल बाइपोलर सिस्टम को इससे एक्सप्लेन कर पाते हो। और ये सारे जो फिल्टर है, रिएक्टर है, ये सारे जो इसके एप्लीकेशन है वो हमने आगे देखी है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है टिपिकल बाइपोलर सिस्टम के लिए। आप देखिए यहाँ पे 2 पोल दिख रहे हैं, अपर है वो पॉजिटिव है, लोअर है उसको नेगेटिव है, या वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी जो मैं टॉपिक लेने जाऊंगा वो टॉपिक आपके बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन जीटीयू के एग्जाम में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंपैरिजन ये आपको बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों ये आपके चैप्टर का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। एडवांटेज ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। इकोनॉमिक फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन। आपका बल्क पावर ट्रांसमिशन के लिए एचवीडीसी बहुत ही उपयोगी है। बल्क पावर का मतलब क्या है? ज्यादा पावर ट्रांसमिशन। और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए आप एचवीडीसी को यूज कर पाते हो। डिक्रीज इन नंबर ऑफ लाइंस। आपकी ओवरऑल नंबर ऑफ लाइंस यूज कम होती है। मिनिमम आप सिंगल कंडक्टर से भी पावर ट्रांसफर कर सकते हो। जनरली बाइपोलर है तो 2 कंडक्टर है। और रिड्यूस साइज ऑफ टावर। आपके सपोर्टिंग जो सारी एसेसरी है वो सारी एसेसरी कम हो जाएगी दोस्तों। तो 2 कंडक्टर से आपकी जो टावर की बड़ी बड़ी साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस नंबर ऑफ इंटरमीडिएट सब स्टेशन। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड पे आप कन्वर्टर रखते हो, कन्वर्टर सब स्टेशन में रखोगे। लेकिन अगर एसी में हो तो 400 केवी पे आपको कुछ किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, इसी प्रकार आपको 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पे एक सब स्टेशन रखना पड़ता है एसी में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉन्गर डिस्टेंस के लिए आप सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे सब स्टेशन रखोगे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। अर्थ आपका रिटर्न यूज कर सकते हो। एचवीएसी में हम अर्थ रिटर्न पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। स्किन इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी क्योंकि स्किन इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो एसी में ज्यादा प्रोनाउंस है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका जो करंट का फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो पेरिफेरल में रहता है और कंडक्टर की पेरिफेरल में से करंट फ्लो होता है, जिसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होने की वजह से यहाँ पे स्किन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। ये इसका बड़ा एडवांटेज है। चार्जिंग करंट नहीं होता है। एसी लाइन को हमको चार्ज करना पड़ता है दोस्तों, डीसी लाइन को हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं। कोरोना इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जो हर सब स्टेशन में आपको जाओगे कोरोना इफेक्ट बारिश के सीजन में आपको मिल जाएगा, लेकिन एचवीडीसी में आपको कोरोना इफेक्ट इतना ऑब्जर्वेबल नहीं मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज है। अंडरग्राउंड केबल में आप इसको यूज कर पाते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंथ है एचवीएसी। एचवीएसी में अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज का एक लिमिट आ जाए, थर्मल एक लिमिट आता है। तो इस वजह से आप एचवीएसी को अंडरग्राउंड में काफी डिफिकल्टी से यूज कर पाते हो। लेकिन एचवीडीसी में आपके वोल्टेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, इस वजह से आप उसको यूज कर पाते हो। नो इश्यूज ऑफ पावर फैक्टर। देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी 2 चीज ऐसी है जो एसी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एचवीडीसी है तो इस वजह से पावर फैक्टर का कोई भी इश्यू नहीं है, तो आप इसको यूज कर पाते हो। पावर फैक्टर कंट्रोल या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का यहाँ कंसेप्ट नहीं रहेगा। रिड्यूस कंडक्टर साइज, जैसे मैंने बताया आपको कि ओवरऑल आपकी कंडक्टर साइज रिड्यूस हो जाती है, तो एचवीएसी से कंपेयर में इसकी साइज और भी कम होगी। और लाइन लॉस भी आपके कम हो जाएंगे क्योंकि रिएक्टिव पावर नहीं है, कोरोना नहीं है, स्किन इफेक्ट नहीं है, तो सारे लॉसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे आपका कन्वर्टर कंट्रोल है, इस वजह से सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज में बहुत ही कम फर्क आता है। तो कन्वर्टर कंट्रोल की वजह से आपका वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाता है। नो इश्यू ऑफ स्टेबिलिटी। दोस्तों जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा मैटर करता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं रहता। तो जो एसी में एसिंक्रोनस टाइप है, जैसे आप मैंने आपको आगे बताया
कि दो अलग फ्रीक्वेंसीज को भी आप कनेक्ट कर सकते हो बैक टू बैक एचवीडीसी की मदद से। तो आप फुल लोडिंग अप टू थर्मल लिमिट कर सकते हो और स्टेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं रहता। एचवीएसी में अगर आप वहाँ पे अपर लिमिट पे जाओगे तो आपका एंगल जो है रोटर एंगल स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा और वो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। क्विक कंट्रोल आपका है क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है, स्मूथ कंट्रोल है और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है उसमें। और डिक्रीज राइट ऑफ वे, आपके जो टावर है, टावर की ओवरऑल वेट कम हो जाती है, तो लेस नंबर ऑफ कंडक्टर है, इस वजह से आपका जमीन का जो यूज है वो कम हो जाएगा। और आपके जो टावर है, टावर की वेट जिसको आप गुजराती में पौड़ाई बोलते हो, वो आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे कम कंडक्टर है इस वजह से। एसिंक्रोनस टाइप, दो अलग फ्रीक्वेंसी को आप यूज कर सकते हो, दो अलग फ्रीक्वेंसी के को कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो एसिंक्रोनस टाइप। और यहाँ पे आप एक फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉल्ट्स होते हैं वो दूसरी जगह आप प्रोपोगेट नहीं होंगे, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है क्योंकि यहाँ पे अर्थ रिटर्न पाथ यूज हो सकता है। बायपोलर है, अगर एक पोल खराब हो गया आप उसको मोनोपोलर एज यूज कर ले सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि थ्री फेज में और एसी सिस्टम में हम ये यूज नहीं कर पाते। शॉर्ट सर्किट लेवल जो आपका है, अनलाइक टू एचवीएसी, आपका रिएक्टर्स इंक्रीज नहीं होता और इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में जो एसी में प्रॉब्लम आते हैं वो यहाँ पे आपको डीसी में नहीं मिलेंगे। दोस्तों हमने एडवांटेज देखे, अभी हम लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशन देखते हैं एचवीएसडीसी की क्या लिमिटेशन है। दोस्तों फायदे तो बहुत है लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, वो हम लिमिटेशन देखेंगे। कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट, आपके दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपका एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्टर यूज करते हो जिसे रेक्टिफायर और इन्वर्टर कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट आप रिएक्टर है, फिल्टर है, और ये सारी एडिशनल चीजें जो हम रूटीन में यूज ऐसी सिस्टम के लिए नहीं कर सकते, इसीलिए आपका कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, टर्मिनल इक्विपमेंट बढ़ जाता है। एडिशनल इक्विपमेंट जिसे बताया कन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, ऑक्सिलरीज, वाल्व कंट्रोल, ये सारा एडिशनल इक्विपमेंट आ जाता है। एब्सेंस ऑफ डीसी ट्रांसफॉर्मर, आपके पास डीसी ट्रांसफॉर्मर नहीं है, आपको कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर यूज करना है। डीसी ट्रांसफॉर्मर टेक्निकली एक आप उसको रिसर्च में कहीं देख सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली एचवीडीसी में हम उसको यूज अभी नहीं कर पाए हैं, तो लो वोल्टेज पे हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और डीसी सर्किट ब्रेकर अभी रिसर्च के स्टेज पे है, काफी उसका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, इस वजह से हम यहाँ पे डीसी सर्किट ब्रेकर यूज नहीं कर पाते हैं। ये लिमिटेशन है। और आपके लिमिटेशन देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर मोर देन कंपेयर टू एचवीएसी, अगर कोई वाल्व खराब हो गया तो आपके सिस्टम फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड स्विचिंग है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कंट्रोल रहेगा, तो इस वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहेगा जो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल ऑपरेटर है, उसको आपको समझाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम, इसका कूलिंग सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स रहता है क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। वाल्व आपका 1000 एम्पियर, 1200 एम्पियर, 1800 एम्पियर पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका कूलिंग सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जो आपको टेम्परेचर बढ़ने से रोके। और हार्मोनिक्स का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम फिल्टर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये एक हमारी लिमिटेशन है। पावर लॉस, आपका स्विचिंग लॉस, बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में लॉस इतना नहीं होता है लेकिन स्विचिंग में एक लॉस होता है। और नॉट सुटेबल फॉर मल्टी टर्मिनल नेटवर्क, अगर बहुत सारे टर्मिनल हम इंटरकनेक्टेड डीसी सिस्टम है, इसी प्रकार इंटरकनेक्टेड डीसी सिस्टम में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, तो ये नॉर्मल एचवीडीसी सिस्टम हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। कांट बी ओवरलोडेड, आपका जो कन्वर्टर रेटिंग है, कन्वर्टर रेटिंग आपका फिक्स है, तो वो कन्वर्टर रेटिंग फिक्स होने की वजह से आप कन्वर्टर को ओवरलोड नहीं कर पाते हो। 1200 एम्पियर है तो उसको 1200 के ऊपर आप नहीं ले जा सकते, तो ओवरलोड आप सिस्टम को नहीं कर पाते हो क्योंकि ऑलरेडी वो फुल लोड पे ही चलता है। जो आपका एक्सपेंडिसी सिस्टम है वो आपका फुल लोड पे ही चलता है, तो इस वजह से आप उसको और ओवरलोड नहीं दे पाते हो। तो दोस्तों ये 11-12 कुछ आपके लिमिटेशन है, आप लिमिटेशन इसको समझिए और समझिए कि क्यों एचवीडीसी प्रैक्टिकली उसमें क्या चैलेंजेस है इंस्टॉलेशन में, वर्किंग में, ऑपरेशन में, तो ये आपके लिए लिमिटेशन था। एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ एचवीडीसी सिस्टम। मैंने जो जैसे आगे बताया कि लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ब्रेक इवन डिस्टेंस, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट होता है, आपका जनरली बुक में 600 किलोमीटर लिखा है,
वो रिड्यूस होते होते अभी 500 या उससे नीचे आ गया है, तो एक एप्लीकेशन है उसकी, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। ओवरहेड लाइंस के लिए 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर्स हो गया है। पहले जो हम 800 किलोमीटर्स कहते थे, वो अभी 500 किलोमीटर तक रिड्यूस हो गया है। अंडरग्राउंड एंड सबमरीन पावर ट्रांसमिशन, दोस्तों अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन और सबमरीन पावर ट्रांसमिशन के लिए एचवीडीसी बहुत ही इफेक्टिव रहता है। और जैसे एसी में हीटिंग के इश्यू आते हैं, इसी प्रकार चार्जिंग करंट के और हीटिंग के यहाँ पे इश्यू नहीं आते। लेंथ रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड एज इन एसी, एसी में जैसा लेंथ रिस्ट्रिक्शन होता है ऐसा नहीं होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड एंड सबमरीन पावर ट्रांसमिशन। ब्रेक इवन डिस्टेंस देखिए सबमरीन में 30 से 60 किलोमीटर तो हो गया, तो ये देखिए 60 किलोमीटर में आप यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कॉस्ट वगैरह इकोनॉमिकल पड़ जाएगा कंपेयर टू एसी। इंटरकनेक्शन ऑफ टू एसी सिस्टम, अगर दो फ्रीक्वेंसी है उसको आप कनेक्ट करते हो, सेम फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करते हो, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपका जो एक एसी फॉल्ट है तो वो दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होगा। एचवीडीसी लिंक आपको फ्रीक्वेंसी पे कोई उसका इफेक्ट नहीं आता, इस वजह से आप एचवीडीसी यूज कर सकते हो, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। मल्टी टर्मिनल इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन इज द नीड ऑफ टुडे। आपके इंटरकनेक्शन जो है वो जैसा हमने बताया, हमारी पावर सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और वहाँ पे लोड फुलफिल करने के लिए काफी सारे इंटरकनेक्शन करने पड़ते हैं। तो एसी से अगर इंटरकनेक्शन किए हैं तो आप फॉल्ट बढ़ने, एक एरिया में से दूसरे एरिया में जाने की संभावनाएं रहती है। लेकिन आप डीसी से कनेक्ट करोगे तो ऐसी संभावनाएं कम हो जाएगी। तो 3 और मोर सिस्टम कैन बी इंटरकनेक्टेड वाया एचवीडीसी। बैक टू बैक एसिंक्रोनस टाई, जैसे मैंने बताया, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को आप कनेक्ट कर पाते हो, जिसे आपके फ्रीक्वेंसी की वजह से जो फॉल्ट होते हैं वो फॉल्ट प्रोपेगेट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और यहाँ पे इंटरकनेक्शन के लिए हम लोग फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो वो तो रहते हैं। और लास्ट है पैरेलल एसी डीसी लिंक, ये एप्लीकेशन में लास्ट है। एसी लिंक अगर आपकी है तो आप पावर ट्रांसफर के लिए फॉल्ट लेवल बढ़ाए बिना आप पैरेलल डीसी लिंक इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये आपकी एसी लाइन है, तो ये पैरेलल लगा रहा था, आपका फॉल्ट लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, आपकी स्टेबिलिटी के लिए एक ऑल्टरनेट हो गया यहाँ पे। तो ये एक चीज है दोस्तों। तो पैरेलल डीसी लिंक इज द ऑप्शन फॉर पावर ट्रांसमिशन। आपको ज्यादा पावर ट्रांसफर करना है तो आप पैरेलल डीसी लिंक कर सकते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ एचवीडीसी एंड एचवीएसी। तो इसको हम शांति से समझेंगे दोस्तों। दोस्तों एचवीएसी और एचवीडीसी हमने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो टॉपिक है वो बार बार जेटीयू में पूछते हैं। तो आपको ये 7 मार्क्स के लिए ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको शांति से समझिए। कोरोना इफेक्ट, एचवीएसी में आपका कोरोना इफेक्ट होगा, क्योंकि रेडियो इंटरफेस है, और एचवीडीसी में आपका कोरोना इफेक्ट कम होगा, क्योंकि पावर लॉस भी कम रहता है। स्किन इफेक्ट एचवीएसी में ऑब्जर्व होता है, एचवीडीसी में ऑब्जर्व नहीं होता है। सपोर्ट यानी जो आपके टावर के लाइन के सपोर्ट के लिए, एचवीएसी के लिए आपको ज्यादा बड़े टावर बनाने पड़ेंगे, और एचवीडीसी के लिए आपके सपोर्ट लाइट होंगे। और इवन ट्रांसमिशन लाइन के जो सपोर्ट होते हैं वो भी आपको लाइट यूज करने रहेंगे। एचवीएसी में आपका वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, एचवीडीसी में आपका कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी दोस्तों, स्टेबिलिटी का एचवीएसी में लेस स्टेबिलिटी होती है हाई वोल्टेज एसी में, और डीसी में ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि वहां रोटर एंगल स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी वो सारा एसी में आएगा, डीसी में आएगा नहीं। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर्स एचवीएसी में ऑब्जर्व होता है, जो लाइन लेंथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, एक लिमिट से ज्यादा आप लाइन नहीं बढ़ा सकते हो। और एचवीडीसी में ये कैपेसिटर्स का इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता है। रिएक्टिव लॉस एचवीएसी में ऑब्जर्व होता है, एचवीडीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं है, रिएक्टिव लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। और आपका रिएक्टिव लॉस कैपेसिटर भी ऑब्जर्व नहीं होता है, कैपेसिटर्स है वो ऑब्जर्व नहीं होता है, इस वजह से रिएक्टिव लॉस नहीं रहेगा। सिर्फ क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो डीसी में रिएक्टिव पावर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पेरेंट इफेक्ट आपका एचवीएसी में मोर रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम वहां पे रहता है,
और एचवीडीसी में फेराइटी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। नंबर ऑफ लाइंस आप एचवीएसी में 3 या डबल सर्किट के लिए 6 भी रहते हैं, लेकिन डीसी में 2 कंडक्टर रहेंगे और 1 कंडक्टर से भी आपका काम चल सकता है। इंटरमीडिएट सबस्टेशन आपके एचवीएसी में ज्यादा रहेंगे, एचवीडीसी में कम रहेंगे। एचवीडीसी में सिर्फ सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पे कन्वर्टर सबस्टेशन कहते हैं उसको, और एचवीएसी में जो सबस्टेशन है वो कुछ किलोमीटर पे आपको रखने पड़ेंगे वोल्टेज का स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए। अर्थ रिटर्न हम एचवीडीसी में एचवीएसी में पॉसिबल नहीं है, एचवीडीसी में अर्थ रिटर्न पॉसिबल है। अब मैंने जैसे आपको मोनोपोलर में बताया, मोनोपोलर में अर्थ रिटर्न हम यूज कर सकते हैं। लाइन लॉस एचवीएसी में ज्यादा रहता है, एचवीडीसी में लॉस कम रहता है। आपका स्किन इफेक्ट कम रहता है, कोरोना इफेक्ट कम रहता है, लाइन लॉस कम रहता है, रिएक्टिव लॉस नहीं रहता। तो ये सारे एचवीडीसी के एडवांटेज हैं। पावर फैक्टर आपका एचवीएसी में डेफिनेटली एक कंसेप्ट रहेगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का एक कंसेप्ट रहेगा, आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा। एचवीडीसी में पावर फैक्टर का कोई मायना ही नहीं रह जाता, कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो पावर फैक्टर एचवीडीसी में इश्यू नहीं रहता। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के वॉल्यूम एचवीएसी में ज्यादा रहते हैं, एचवीडीसी में कंडक्टर के वॉल्यूम कम रहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन आपका जो है एचवीएसी में पुअर रहता है पावर लॉस की वजह से, एचवीडीसी में पावर लॉस कम होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा रहता है। पावर ट्रांसफॉर्मर एंड कंट्रोल एचवीएसी में डिफरेंट रहता है, वो कंपैरेटिवली इजी रहता है क्योंकि ये सिस्टम हम ज्यादा समय से यूज कर रहे हैं। हाई वोल्टेज एसी सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफर जो बेसिकली काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन एचवीडीसी में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। वैसे डिजिटल कंट्रोल हो जाता है तो पावर ट्रांसफर इजी हो जाता है और कंट्रोल भी इजी हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा है वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन हम एचवीएसी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम उसका यूज टू है, तो वो हमारे लिए इजी रहेगा और स्ट्रक्चर भी इजीली अवेलेबल है। राइट ऑफ वे, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो टावर है, टावर कितना वीथ है उसकी, कितना एरिया कवर करता है, वो राइट ऑफ वे एचवीएसी में ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा कंडक्टर है। एचवीडीसी में 2 कंडक्टर है तो आपको राइट ऑफ वे कम यूज होगा। आपका जो रास्ता कॉमन पाथ है, टावर की विड्थ है वो कम रहेगी। इंटरकनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एचवीएसी में हमारा पॉसिबल नहीं है, एचवीडीसी में हमारा पॉसिबल है असिंक्रोनस टाई की मदद से। शॉर्ट सर्किट लेवल एचवीएसी में ज्यादा होगा और एचवीडीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कितना भी बढ़ा लो क्योंकि वहां पे आपका इंडक्टर और कैपेसिटर रोल में आएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो है एचवीएसी में कम है और एचवीडीसी में ज्यादा है क्योंकि काफी सारे इक्विपमेंट एसेसरीज आती है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स रहता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन आपका एचवीएसी में ज्यादा पॉसिबल है, वोल्टेज का अप स्टेप डाउन वगैरह, और यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर जो है एचवीएसी में जैसे इंटर कनेक्शन बढ़ाते हो ऐसे बढ़ता है, और यहाँ पे कितना भी कनेक्शन बढ़ा लो लेकिन आपका पॉसिबिलिटी सेम रहता है, अगर कन्वर्टर खराब हुआ तो पूरा सिस्टम खराब हो गया। कंट्रोल है एचवीएसी में लेस कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे मोर कॉम्प्लिकेटेड है, सिस्टम आपको डिजाइन करना पड़ता है, डिजिटल कंट्रोल यूज करना पड़ता है, तो कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा। ओवरलोड कैपेसिटी एचवीएसी में ज्यादा है, मैंने बताया कि आप उसको ओवरलोड कर पाते हो, लेकिन एचवीडीसी ऑलरेडी रेटेड वोल्टेज पे रेटेड लोड पे चलेगा तो उसको आप ओवरलोड नहीं कर पाते हो, ओवरलोड कैपेसिटी एचवीडीसी की नहीं रहती। तो दोस्तों ये मैंने एक प्रयास किया आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कि किस प्रकार हम एचवीडीसी का यूज कर सकते हैं। एचवीडीसी के बेसिक टाइप्स हमने डिस्कस किए, क्या उसका एडवांटेज है वो देखा। आई होप आपको पता चला होगा, और बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इसका थोड़ा डिटेल में दूसरे चैप्टर्स देखेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।